मैं सर्वप्रथम अपने माननीय अतिथि प्रोफेसर चांद किरण सलूजा सर और प्रोफेसर सीवी शर्मा सर, साथ ही आयुसीटी परिवार के प्रमुख प्रोफेसर पीएल सिंह से अनुरोध करूंगी कि वे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। हमारे साथ हमारे विषय शिक्षक हैं जिन्हें किसी भी औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारे साथ कई ऐसे प्रतिभागी हैं जो कि शिक्षा विषय के क्षेत्र से नहीं है। तो मैं आदरणीय सलूजा जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। प्रोफेसर चांद किरण सलूजा जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं जो वर्तमान समय में संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन नई दिल्ली में अकादमिक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नीति निर्माण समितियों और आयोगों में शामिल हैं। वे प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सम्मानित हैं। हाल ही में उन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर सलूजा ने शिक्षा और संस्कृत भाषा पर कई पुस्तकों का लेखन भी किया है। सर की विशेषज्ञता कई क्षेत्रों में है, जिनमें से कुछ है भाषा शिक्षण, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, शिक्षा के सिद्धांत और भारतीय शिक्षा की समस्याएं। हम सर के अत्यंत आभारी हैं, तो वे हमारे समक्ष अपने विचार रखने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आज हमारे समक्ष दो विषयों में अपने विचार रखेंगे। पहला है एशियन इंडियन नॉलेज इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एरा, आधुनिक युग के संदर्भ में प्राचीन भारतीय ज्ञान। दूसरा विषय रहेगा दी कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय मेधा की उपनिवेशवाद से मुक्ति। तो हम लोग पहला सत्र शुरू करेंगे और मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी और आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप तालियों के साथ सुनकर स्वागत। तो मैं कह रहा था कि कल और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। कल इसलिए कि दिल्ली में एक SCRT है, वहां एक डाइट है, तो डाइट के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए मुझे जाना पड़ा। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उन बच्चों के साथ बातचीत करूंगा। मैंने सोचा कि वहाँ के सदस्य होंगे, अध्यापक होंगे, उनसे बातचीत करूंगा। तो मैं एक धन्यवाद सोचकर गया था कि एक धन्यवाद दूंगा मैं वहाँ के प्राचार्य जी को, लेकिन मुझे 6 धन्यवाद देने पड़े। एक तो इसलिए कि उन्होंने बुलाया, दूसरा इसलिए कि उन्होंने कहा कि जो डाइट के बच्चे हैं, जो द्वितीय वर्ष के हैं, उनके साथ आपको बातचीत करनी है। तो पहले तो मैंने सोचा कि व्याख्यान देना है तो धन्यवाद औपचारिक है, और अध्यापक हैं तो बातचीत हो तो धन्यवाद बढ़ जाता है, तो द्वितीय वर्ष के लिए धन्यवाद दे दिया। फिर कहा जी प्रथम वर्ष के बच्चों को भी बुला लेते हैं, तो तीसरा धन्यवाद दे दिया। चौथा धन्यवाद इसलिए देना पड़ा कि जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो टैगोर जी का चित्र था, तो मुझ में कुछ साम्यता थी, इसलिए धन्यवाद दे दिया। और 5वां धन्यवाद इसलिए दिया कि वहां लिखने के लिए एक बोर्ड का प्रबंध था, अध्यापक को तो वो चाहिए। और छठा धन्यवाद इसलिए देना पड़ा कि उनका भी इसी तरह से माइक सिस्टम बहुत अच्छा था। तो आपके लिए भी एक धन्यवाद था, लेकिन और भी बहुत सारे धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से यहाँ कुछ बातें जो मैं कहना चाहता हूँ और बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहता हूँ। तो वहाँ बच्चों के साथ बातचीत की और मुझे अच्छा लगा। बहुत वर्षों के बाद, वहाँ भी बहुत वर्षों के बाद मैं बच्चों के बीच में था, अध्यापकों के बीच में रहे, उस तरह से नहीं, लेकिन संस्कृत अध्यापकों के प्रशिक्षण की दृष्टि से। लेकिन वहां साक्षात डाइट के बच्चे जो 12वीं करके आते हैं, वे क्या सोचते हैं, और मेरा बहुत स्पष्ट मानना था ये बच्चे बहुत अधिक सोचते हैं,
बच्चों में इतनी अधिक ऊर्जा है, संभवतः इसलिए शिक्षा नीति का पहला सिद्धांत आप देखेंगे यही है, रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई। पहचानिए, देखिए बच्चों की भीतरी ऊर्जा को। और मैंने पूछा उनसे, आपको आश्चर्य लगेगा, मैंने उनसे कई बातें पूछी कि शिक्षा का रूप कैसा होना चाहिए। एक कुछ उनके सामने एक तथ्य रखा था कि यह शिक्षा नीति कहती है क्रीडोन्मुखी शिक्षा, प्ले ओरिएंटेड एजुकेशन। मैंने उनसे पूछा आखिर ये क्रीडोन्मुखी शिक्षा क्यों होती है। पहले तो बच्चे कुछ संकोच किया, बच्चों ने, स्वाभाविक भी था क्योंकि बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि बेटा सो जा नहीं तो बाबा पकड़ कर ले जाएगा, और मैं वहां पहुंच गया हूं तो बाबा जी पहुंच गए तो डर तो लगा ही लगेगा। लेकिन धीरे धीरे वे खुलने लगे और जितने उन्होंने उत्तर दिए, मैंने कहा आपके उत्तर ये हैं, अब मैंने शिक्षा नीति का वो अंश दिखाया, वही उत्तर थे जो शिक्षा नीति कहती है खेलों के माध्यम से क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, जो वे बच्चे उत्तर दे रहे थे। यानी शिक्षा नीति ने कितनी गहराई से बच्चों के हृदय में उतर कर उन्हें पहचानने का प्रयास किया। यही बातें आप सबके साथ भी होंगी। बहुत सारी बातें और भी हुई, तो मैं कैसे कहूं कि बच्चे अनजान हैं। ये ठीक है कि हमें प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ाना पड़ जाता है, स्किनर के सिद्धांत पढ़ाने पड़ जाते हैं, पावलोव का सिद्धांत पढ़ाना पड़ जाता है कि बच्चा कोरी स्लेट है। सच्चाई तो है कोई बच्चा कोरी स्लेट नहीं। छोटा भी बच्चा जब कक्षा में प्रवेश करता है तो न जाने कितनी बातें अपने साथ लाता है, कई बार दुख भी होता है। मैं किसी के घर गया, वहां एक छोटी सी बच्ची इतनी बातें करती थी, मैं भी आश्चर्यचकित था। माता पिता भी नए थे, अभी बच्ची 3 साल की, 2.5 या 3 साल की थी। कहते पता नहीं कहां से सीख कर आती है, हम तो इसे बताते भी नहीं है, तब भी ये इतनी बातें करती है। स्वाभाविक है, अभी 3 वर्ष की है, लेकिन बाद में कुछ कारणों से 2.5 वर्ष में, 3 वर्ष में बच्चों का प्रवेश भी करा दिया जाता है। शिक्षा नीति ने भी कहा कि 2.5 वर्ष में, 3 वर्ष में कर दीजिए, देखेंगे वो किस प्रकार का होता है। लेकिन जब उसे पता लगा, थोड़ा और बड़ी हुई, और बात होनी हो गई, लेकिन दुख तब हुआ जब कहा कि यह हिंदी में फेल हो गई है, अनुत्तीर्ण हुई है। मैंने सोचा जो बच्ची इतनी बातें करती है, अपनी मन की बातें करती है, हमारी बातों को सुन भी लेती है, वो हिंदी नहीं जानती, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उस अनुत्तीर्ण कौन हुआ, अध्यापक या वो बच्चा जो उसकी हिंदी को पहचानने के योग्य नहीं रहा, लेकिन वो बच्ची तो हिंदी जानती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंतन का प्रश्न है, संभवतः बच्चे इसी प्रकार से होते हो। जब मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करूंगा तो कुछ बातें आएंगी, लेकिन कितना सुंदर चाणक्य ने एक बात कह दी थी। चाणक्य नीति में एक बहुत सुंदर बात आई हुई है, वो कहती है अयोग्यो पुरुषो नास्ति, इस संसार में कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। हर किसी में कुछ क्षमता है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ वो तत्व है, वो बिंदु है। वो कह सकता है, कह नहीं सकता तो कर सकता है, न जाने कितने अनुमान लगा देता है। छोटे बच्चों से बातचीत तो करके देखिए ना, वो कैसे आपके प्रश्नों को सुनकर उसकी जो भी समझ आप उत्तर देता है, और कई बार वैसे प्रश्न भी करता है, हम अपने आप को असहाय महसूस करने लग जाते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। एक गांव है सोनीपत, हरियाणा में, सोनीपत और पानीपत के बीच में गन्नौर।
आप में से हरियाणा के कुछ लोग हैं, ऐसा सुनने में आया। परिचय भी बाद में लूंगा, लेकिन बात अचानक प्रारंभ हुई तो इसलिए बात प्रारंभ कर दी। वहां मुझे हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त हुआ। दिल्ली में मैं यद्यपि एक तथाकथित निजी विद्यालय में, मैं पब्लिक स्कूल नहीं कहता हूँ, निजी विद्यालय कहता हूँ, क्योंकि पब्लिक की तो है ही नहीं। जिनके पास धन है वो पब्लिक को नहीं जा सकती है वहाँ। तो निजी विद्यालय में उप प्रधानाचार्य का पद भी था, लेकिन पता नहीं क्यों मन किया गांव चलता हूँ, तो बच्चों को देखा तो जाए, निहारा तो जाए। पहुंच गया। और एक पाठ ऐसा था मुझे, क्योंकि मन में एक सदैव बात रही थी कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, अगर उनका पठन कौशल बढ़ा दिया जाए, रीडिंग स्किल बढ़ा दी जाए, जो आज कम हुई है टेलीफोन के कारण, मोबाइल के कारण बच्चों की रीडिंग स्किल खत्म हुई है। उनकी स्पेलिंग्स भी, वर्तनी भी भिन्न प्रकार की हो रही है। पता नहीं इस बात को शिक्षा नीति, इसलिए द्वितीय अध्याय में इस नीति ने बहुत ही सुंदर कहा है, टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ रीडिंग, राष्ट्र में एक पठन संस्कृति का निर्माण करना। पिछले दिनों SCRT में संस्कृत अध्यापकों से बातचीत करते हुए बातचीत की कि जब हमने BA किया था, MA किया था, उसके बाद कितनी पुस्तकें हमने संस्कृत की खरीद कर स्वयं पढ़ी हैं। वहां 2 अनुभाग थे, लगभग 92 अध्यापक थे, अध्यापिकाएं। दोनों में पूछा, आपको आश्चर्य होगा, एक भी अध्यापक या अध्यापिका नहीं बता पाई कि मैंने अपने BA MA के बाद यह पुस्तक खरीद कर पढ़ी है। समाचार पत्र तो चले ही गए हैं, पत्रिकाएं आती हैं, केवल रखी रह जाती हैं। पठन कौशल नहीं है। तो इस नीति ने जगह कहा, टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ रीडिंग, एक संस्कृति का निर्माण कैसे किया जाए, पठन संस्कृति का निर्माण। क्योंकि हमारा अधिकतर समय मोबाइल पर जाता है, क्षमा याचना अन्यथा मत सोचिएगा, इसलिए मैं मोबाइल रखता ही नहीं। कारण मैं तो कई बार कह रहा हूं, अरे भैया पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। पतंजलि आश्रम है हरिद्वार में, वहाँ के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ा। तो मैं कहा कि बच्चे सुनते नहीं हैं। हमने कहा कभी बच्चों को सुनाने का हमने प्रयास किया है, लेकिन सुनाने के लिए एक चीज़ तो पढ़नी पड़ती है। कभी एक गीत चला था, गाना चला था कि किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी तुमने, किसी का चेहरा भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा। चेहरे भी तो पढ़ने के होते हैं ना। हमारे तो परंपरा में बहुत सारी बातें कही कि हर मनुष्य अपने आप में एक विशिष्ट है, इतने अधिक मस्तिष्क और उतने ही अधिक चिंतन। मैं इसका प्रमाण दे रहा था। उस तीसरी या चौथी कक्षा मुझे दी गई और मेरा विश्वास था कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, उनके पास पठन कौशल है। अगर वो तीसरी तक पढ़कर अपनी पुस्तकें समझ सकते हैं, बहुत नए शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता है, केवल संदर्भ बदला करते हैं, शब्द आगे पीछे हुआ करते हैं, कहानियां वही हुआ करती हैं, एक कहने की शैली बदल जाती है। तो मैंने कहा आप इस पाठ को पढ़कर आइएगा। बच्चे क्यों पढ़ेंगे? नो सर प्लीज आप ही पढ़ा दो ना। मैंने कहा नहीं बेटा, पढ़कर तो आप ही आएंगे। अब सोचा कि तरीका क्या है। तो एक बड़ी मजेदार चीज होती है। अभी मेरा परिचय देते हुए कहा था कि मैंने भारतीय शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा करता हूं। मैं समस्या शब्द का प्रयोग ही नहीं करता हूं, मैं कहता हूं आह्वानानी, चुनौतियां, चैलेंजेस। चैलेंजेस का तो ढूंढे जा सकते हैं ना। तो मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने कहा नहीं बेटा आप करके आओ। फिर कुछ जोड़ा उनके साथ, क्योंकि बच्चों को
कि भारतीय शिक्षा परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में आता है बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। बड़ा मजेदार है। वो कहता है अत ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को और जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा को। और जब हम बीएड पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि बच्चों में एक इंक्वायरी, एक जानने की इच्छा, उत्कंठा उत्पन्न करनी चाहिए। ये सिद्धांत केवल आज का नहीं है, इस नीति ने भी कहा है इंक्विजिटिवनेस। कितने सुंदर ढंग से इंक्विजिटिवनेस, उस ज्ञान की चर्चा की है। और प्राचीन भारतीय परंपरा में कहता है अथ ब्रह्म जिज्ञासा, ज्ञान को अर्थात जानने की इच्छा को। ज्ञान का मतलब है कुछ भी जाना जा सकता है, एक इच्छा उत्पन्न कीजिए ना। तो मैंने भी वही उसका तरीका बना लिया। तो मैंने कहा पढ़कर आप आएंगे, लेकिन एक काम करेंगे, आप प्रश्न करेंगे और उत्तर मैं दूंगा। बच्चों के चेहरे पर उत्कंठा देखने की थी। सर बेट लगी? मैंने कहा यस, व्हाई नॉट। प्रश्न वे करेंगे, उत्तर मैं दूंगा। अब और कुछ कहा जाए और मैंने उत्तर ठीक दिया है या नहीं दिया है, इसका निर्णय भी आपसे करवाएंगे। मैंने कहा उस समय आप 4 विद्यार्थी छांटेंगे, वो निर्णायक हो जाएंगे। वो बताएंगे कि उत्तर मैंने ठीक दिया है या नहीं दिया है। बस वही एक प्रश्न था। उसके बाद बच्चों में जो उत्कंठा थी, बच्चे जो कुछ कहना चाहते थे, सारे प्रश्न आपस में बातचीत। दूसरा दिन आ गया, क्योंकि मेरे मन में एक बात और भी थी। हम ये जो पाठों के शब्दों के अर्थ बताया करते हैं बिना किसी बात के, नए शब्द, अरे कौन से नए शब्द, हमें क्या पता बच्चे को जानते कि नहीं जानते, पता कैसे चल रहा नए शब्द हैं ये। और शब्द का अर्थ तो संदर्भ से मिलता है ना, कंटेक्स्ट से मिलता है ना, तो नया कहां से होगा? कुछ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो शब्दकोश चाहिए। अंग्रेजी जब पढ़ाई जाती है तो बचपन से बच्चा जान जाता है कि डिक्शनरी नाम का कोई जीव जंतु होता है। लेकिन हमारा हिंदी और संस्कृत के विद्यार्थी एमए के बाद भी पूछते हैं, सर हिंदी में भी डिक्शनरी होती है क्या, संस्कृत में भी डिक्शनरी होती है? हाँ भाई होती है। शब्दार्थ देने की आदत ही नहीं है। इच्छा थी कि वे शब्दकोश खरीदें, देखें, और वही हुआ। दूसरे दिन पहुंचा तो थोड़ा सा तो अध्यापक का भी चालाकी चलानी पड़ती है ना। ऐसा करेंगे, वो पाठ जो आपने पढ़ना था ना कल जानेंगे। नो सर। मैं कहा क्यों? सर आप या तो कहिए कि आप पढ़कर नहीं आए। मैं तो फिर क्या था ऊपर। मैंने कहा बेटा तुम देख क्या याद रखोगे, किसी शहंशाह से पाला पड़ा, आ जाओ। साथियों 20-22 विद्यार्थी थे, उन्होंने जो प्रश्न किए संभवतः मैं अकेला भी उन प्रश्नों को नहीं कर सकता था। अभ्यास में तो 5 या 7 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन वहां तो 22 विद्यार्थियों ने अपने 2-2, 3-3 प्रश्न किए। क्या भी किया, क्यों भी किया, कैसे भी किया। वो सच्चाई तो यही है, ये प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया ही है जो सिखाती है। यही कारण है हमारे उपनिषद या हमारे सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में ही लिखे हुए हैं। हर स्थान पर पहले प्रश्न फिर उसका उत्तर है। व्याख्याएं की जाती हैं, सूत्र दिए जाते हैं, फार्मूला दिए जाते हैं, उसके बाद चिंतन कराया जाता है। प्राचीन भारत की परंपरा ही यही रही है। सारे दर्शन सूत्र में लिखे हैं, फिर उन पर भाष्य लिखे गए हैं। मैं कैसे कहूं कि प्राचीन लोग शिक्षण की प्रक्रिया नहीं जानते थे। अद्भुत शैली है यह नीति। बार बार एक चीज कहती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक शिक्षण। अनुभवों से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। आप उसे बताइए, बहुत कुछ नहीं सीखेगा। जब मैंने कहा कि मैंने एक छोटी से 2.5 साल की बच्ची को देखा और उसने इस प्रकार से प्रश्न किया,
आपके बहुत सारे लोगों के घर में भी जो छोटा बच्चा होगा उनका चित्र होगा, वो भी कितनी बातें करती है या प्रश्न करता है। यही तो अनुभव है, प्रमाणित हो गया। और कितना सुंदर चाणक्य ने इसे कह दिया। फिर चाणक्य कहते हैं, अगर मैं यह नहीं कहता कि चाणक्य कहते हैं तो उस बात को सीधे रखता तो आपको लगता है कि आज की बात कर रहा हूं। चाणक्य कहते हैं कि भाई मेरे, जो कुछ कक्षाओं में पढ़ाया जाता है उससे तो केवल व्यक्ति 25% ग्रहण करता है। 25% वो अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, 25% वो अपने मित्रों से ग्रहण करता है, और 25% समय के साथ सीखता है। कितने सुंदर रूप में इस बात को कह दिया। आचार्यात् पादमादत्ते, 1/4 आचार्य से सीखा जाता है। आचार्य कहा है, गुरु नहीं कहा, शिक्षक नहीं कहा, अध्यापक नहीं कहा, अध्यापक नहीं कहा, आचार्य कहा है। अंतर है। शिक्षक का अर्थ पढ़ाना नहीं होता है, शिक्षक का अर्थ होता है सीखना। पंजाबी विच कहते हैं ना सिक्खा। सरदार कम्युनिटी में सिख मतलब सीखने वाला। शिक्ष से सीखा। श का स हुआ है, क्ष का क हटकर श के स्थान पर ख, सीखा। तो मैं कहता हूं जब कोई व्यक्ति नया शिक्षक बनता है, वो शिक्षक कहलाता है, सीखने वाला बनता है। कहो जी क्या सीखेगा? तो 2 बातें सीखता है। बच्चों के स्वभाव को सीखता है धीरे धीरे, और अपने विषय को पढ़ाना सीखता है, यानी विषय जानना। जब हम एमए की परीक्षाएं लिखते हैं, एमफिल करते हैं, तो हम सीख नहीं रहे होते हैं, हम तो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जब पढ़ाने जाते हैं तो पता लगता है मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। वो सीखना है। जब कोई नया बनता है तो पाठ्यक्रम को क्रमशः चलाता है। पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, 5वां यूनिट, 6वां यूनिट। पहले 3-4 साल में पता लगता है ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। पहले यूनिट को पढ़ाने के लिए पहले यह होना चाहिए, यह भी सीखना है। जैसे मैं कहा करता हूं, पीएचडी में पहला अध्याय सबसे अंत में पूर्ण करना पड़ता है, क्योंकि उसमें संपूर्ण थीसिस का सारत्व है। और जब तक पूरा नहीं लिखूंगा परिचय कैसे आएगा? यह भी तो सीखना है। सीखा कैसे जाता है? इसलिए जो नया बनता है वो शिक्षक है, जो सीखता है विषय क्या है, बच्चा क्या चाहता है, उनके प्रश्न कैसे होती हैं, उनकी आंखें क्या बोलती हैं। कक्षा में बैठकर जब घड़ी देखता है तो अध्यापक को बहुत कुछ संकेत दे जाता है। यह भी तो सीखना है। और फिर अध्यापक बनता है। संस्कृत में अध्यापक में एक निच प्रत्यय हुआ करता है, जिसे कहते हैं कर्म करवाने के, जैसे पढ़ना पढ़ाना, पठन पाठन, प्रेरणा मोटिवेशन। अध्यापक में वही निच प्रत्यय है, प्रेरणा। जब शिक्षक अपनी तैयारी करके आता है और फिर बच्चों के साथ बैठकर बहुत सारी बातें बताता है, बच्चे भी सोचते हो सर कितना तैयार होकर आए हैं। मैं जब नया सीआई में पढ़ाने लगा तो मैं पुस्तकालय में बैठ जाता था, क्योंकि उस समय मेरे पास कक्ष नहीं था। तो बच्चों ने मुझे सिखा दिया। मैं बैठा, बहुत से बच्चे आगे, सर आप भी पढ़ रहे हैं? मैंने कहा बेटा कल पढ़ाना भी तो है ना। परिणाम यह निकला, संपूर्ण सीआई में विद्यार्थियों का पुस्तकालय में आना प्रारंभ हो गया। यह अध्यापन हो गया कि पढ़ने के लिए प्रेरित कर देना। कैसे सीखा जाए? तो
बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही। महात्मा बुद्ध ने पूछा आनंद ने, महाराज कौन होगा हमारा मार्गदर्शक आपके जाने के बाद? महाराज कौन होगा हमारा मार्गदर्शक आपके जाने के बाद? बुद्ध हंसे मुस्काए फिर बोले, बुद्ध हंसे मुस्काए फिर बोले, आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन जाओ। यही सच्चाई है, दीपक की ज्वाला। इसलिए बार बार भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को दीपक के समान दिया गया है। तो अध्यापक कहीं ना कहीं अपने द्वारा बताता है कि कैसे अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने उस विद्यालय में किया, उन्होंने बच्चों में प्रश्न किस प्रकार से शब्दों के अर्थ लेकर आए। पता लगा कि सारे शब्दकोश बिक गए पूरे सोनीपत में। उनके प्रश्न आए, उनके प्रश्नों ने मुझे सोचने के लिए बाध्य कर दिया। एक तरीके से यह बता दिया कि भैया आप स्वयं बहुत बातें जानते हैं, जान जाएंगे, संदर्भ चाहिए, कंटेक्स्ट चाहिए, उसके बाद आप स्वयं समझने के योग्य हो जाएंगे। यही तो बात भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कितने सुंदर रूप से कहा। प्रेरणा देना, प्रेरित करना, टू मोटिवेट। इसलिए तो मोटिवेशनल थ्योरी आई है। और मजेदार बात है कि उस मोटिवेशनल थ्योरी की और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप गीता को ले लीजिए, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, अर्जुन चुप, महाराज मुझे दिखा तो दीजिए, मुझे किससे युद्ध करना है। अब अर्जुन बताता हूं ना, सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया रथ, सारे भाई बंधु हैं, क्या होगा? गुरु द्रोण भी है। नहीं महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे हाथ से धनुष खिसकता जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी जिह्वा सूख रही है, शब्द नहीं निकल रहे हैं, मुझे नहीं करना युद्ध, ना हम काम आए, मैं नहीं चाहता हूं राज्य। अर्जुन का तो अर्थ ही यही है, वो शिष्य है। री धातु कहते सीधा साधा व्यक्ति है, प्रश्न पूछता है, कृष्ण उत्तर देते हैं। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन ठीक है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन व्यावहारिकता नहीं है इसमें। और फिर बहुत सारी बातें होती हैं, प्रश्नोत्तर होते हैं। 18वें अध्याय में आकर कहता है मैं युद्ध करूंगा। यही प्रेरणा थी, चाहे इसे कथा के रूप में लीजिए चाहे किस रूप में लीजिए, लेकिन प्रेरणा कैसे कार्य करती है, मोटिवेशनल थ्योरी। तो वो जो मोटिवेशनल दे, प्रेरणा दे, वह अध्यापक बन जाता है। और फिर प्रक्रिया प्रारंभ होती है बच्चों के प्रश्नों की उत्तर देने की। अपने गुरुत्व को ग्रीक कह देते हैं, एक अंधकार के अर्थ में भी आता है और भारीपन के अर्थ में भी आता है। वो कहते हैं हटाना, अर्थात बच्चों की शंकाओं को दूर करना। यह मोक्ष शब्द का वही अर्थ है। कितने सुंदर ढंग से वह बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देता है जब विषय हस्तगत हो जाता है। लेकिन उसकी सीमा है ज्ञान की। सीखने की प्रेरणा दी, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन एक चीज और रह गई। आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने अपनी घड़ी ऐसे बांधी हुई थी। ये कहां से सीख ली? मेरे अध्यापक थे, हिंदी एमए कर रहा था जब, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, वो घड़ी ऐसे पहना करते थे।
बैठ कर पढ़ा रहे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, समय भी देखा कि समय निश्चित हो, और मैंने उनके जीवन का यह अंग ले लिया। आप अगर मेरी पुस्तकें देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कागज होंगे, छोटी छोटी चीजें होंगी। क्यों कि मेरे एक अध्यापक हैं, अभी दिवंगत हुए 5 अक्टूबर को, शिव नारायण शास्त्री जी। मैं एक दिन कुछ उनके सामने कागज मोड़ दिया, बुलाया इधर। मैं आया, मेरा कान जोर से बोला, क्या दर्द हुआ? किताब को भी दर्द होता है। सीख गया, उसके बाद कभी पृष्ठ नहीं मोड़ा। फिर एक दिन देखा उन्होंने पुस्तक का मेरा बाहर का पृष्ठ बहुत, उन्होंने पता नहीं क्या चाकू मेरे चेहरे पर लगा दिया। क्या हुआ? मैंने कहा हाँ जी। अरे देखो तो अपने मुंह को, ये क्या है, इस पुस्तकों पर भी कालिख होती है। तब से कवर चढ़ाना सीख लिया। उनकी शैली एक अद्भुत पढ़ने पढ़ाने की थी। न जाने कितने बच्चों ने ही मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, न जाने कितने ही लोगों ने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया, न जाने कितने अध्यापकों ने सिखाया, अपने आचरण से सिखाया। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि भैया समय पर आया करो, मैं ही समय पर आ जाता हूं, तो बच्चे अपने आप मुझे देख लेते हैं। बहुत से बच्चों ने ऐसा किया। तो मुझे लगता है जब हम आचरण से सीखना शुरू करते हैं, वो आचार्य बन जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में शिक्षक, अध्यापक, उपाध्याय भी बीच में आता है, गुरु और आचार्य, कि जब तक व्यवहार में नहीं आता ज्ञान, तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं हुआ करता है। बड़ा ही सुंदर शब्द प्राचीन भारत में इसके लिए दिया गया। वो कहता है आत्मा अरेवा, आत्म कहते हैं ज्ञान को। ये ठीक है कि बाद में किसी और अर्थ में प्रचलित हुआ, वो ज्ञान है, हम अपने मूल को समझे। आत्मा अरेवा श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः। श्रोतव्यः जानो, जिसे हम आज की शब्दावली में कहते हैं कॉग्निटिविटी, कॉग्नाइजेशन, संज्ञानात्मकता, चीजों को जानना, जानकारी, टू नो, नॉलेज। आत्मा अरेवा श्रोतव्य, श्रोतव्य क्यों? प्राचीन परंपरा थी तो सब कुछ सुना जाता था, इसलिए श्रोत परंपरा थी, शुद्ध परंपरा थी। लेकिन कहते हैं भाई ये पहला सोपान है, ये पहला स्टेप है, इट्स द फर्स्ट स्टेप। जो तुमने सुना है, तुम्हारे पास भी तो अपने अनुभव हैं। एक फैक्ट्री के रूप में ले जाओ ना, अंदर ले जाओ ना, क्या उचित है क्या अनुचित है पहचानो ना, कुछ विमर्श करो ना, कुछ चिंतन करो ना, कुछ मनन करो ना। तो इसने कहा आत्मा अरेवा श्रोतव्यः मंतव्यः, अर्थात अब उस पर विचार विमर्श करो, चिंतन करो, मनन करो। कितने सुंदर रूप में कहा। आज भी तो हम बीएड में यही कराते हैं कि पहले नॉलेज फिर अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी मनन है। मंतव्य, ये जो अंग्रेजी में मनुष्य को मैन कहा है ना, ये मैन नहीं है, बोला गया है, वो भी मन है, चिंतन करने वाला, विचार करने वाला मनुष्य। अब हमने सुन भी लिया, ज्ञान भी आ गया, मनन भी आ गया, लेकिन अब जीवन में उतारना भी तो है। तो फिर कितना सुंदर कहा, निधिध्यासितव्यः, अब उसे अपने कर्म में उतारो, अपने जीवन में उतारो, उसे व्यवहार में लाओ। और कितने सुंदर ढंग से कहा कि जीवन में उतारो, अपने व्यवहार में लाओ, अभ्यास करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और इसी को प्राचीन भारत में कहा अभ्यास कारिणी सा विद्या। कितने सुंदर ढंग से कह दिया। निधिध्यासन बहुत ही सुंदर एक स्थान पर कहा गया है
ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञान भार बन जाता है अगर उसे हमने व्यवहार में नहीं उतारा। इसलिए तो गीता में जो खंड है उसमें कर्म को कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मणि, कर्म अर्थात जो कुछ तुमने सीखा उसे कर्म में ढालना, व्यवहार में ढालना। मैं कैसे कहूं, ये प्राचीन बात है, ये तो आज के युग की बात है। पहले जानो, फिर सोचो समझो, फिर उसे व्यवहार में उतारो। व्हाट ए ब्यूटी। तो जो कर्म बनता है वो आचार्य है। आचार्य चर हमारा व्यवहार चरती आमी समन्ततः, चारों ओर से हर प्रकार से एक अध्यापक का। आप भी जरा सोचिए, आंखें बंद करके सोचिए, कितने लोगों का आपके जीवन पर, आपके व्यवहार में प्रभाव हुआ होगा। इसलिए आचार्य की परिभाषा आचरण से लगाई है, इस चीज से नहीं लगाई है कि उसकी आयु क्या है। यहां भी कहा है बच्चों से भी सीखा जाता है। मुझे जीवन की घटना कभी नहीं भूलती है। मैं नया नया सीआई में आया था, बहुत नया भी नहीं था, लेकिन 3-4 वर्ष हो गए थे। ये सन 1986-87 की बात है। स्वाभाविक भी है कि एक अवस्था होती है, उसमें कहीं सुनना कम होता है, अपनी बात को कहना अधिक होता है, ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। यह भी लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो एक हमारी विद्यार्थी थी अर्चना, मैं कुछ पढ़ा रहा था, कुछ बातचीत कर रहा था, उसने कुछ प्रश्न करना चाहा, प्रश्न किया। मेरी आवाज कुछ ऊंची है, ऊंची लगती है ना कि नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी, बहुत ऊंची है। कल भी जब दे रहा था तो मुझे नहीं, मास्टरों की ना अजीब सी बात होती है। मेरे हाथ में कल मैंने हैंड माइक लिया, मैं बोलता रहा, बाद में बता रहा माइक चल ही नहीं रहा है। मैंने पूछ लिया उन बच्चों से, पीछे मुझे बैठे थे, मैंने कहा आवाज आ रही है? कहते हाँ जी आ रही है। तो मैंने कहा अरे, फिर मैंने कहा माइक तो है ही नहीं, तो बिना माइक के, फिर मैंने कहा माइक लेता, कहता नहीं सारा बिना माइक के ही बोली हो। मैंने कहा अच्छा भाई, खैर चलाया वो। तो आवाज कुछ ऊंची थी, उसने कुछ प्रश्न किया और मैंने अपनी शैली, अभी बताता हूं, ठहर जाओ, अभी सुन लो पूरा। और एक और उदाहरण भी दे दिया। मैंने कहा किसी ने पूछा चूहा कितना बड़ा होता है, तो उत्तर देने का इतना हाथ उठाया, उसने कहा इतना बड़ा कभी नहीं देखा। कहते मैंने भी दूसरा हाथ लगाया, कहां है? वो ये उदाहरण भी दे दिया। इसका अर्थ था कि मुझे नहीं पता था, मैं अपनी बात उस पर थोप रहा। कक्षा समाप्त हुई, बच्चों ने कुछ पूछने लगे, घेर लिया। मैं अपने कमरे में जाने लगा तो बाहर एक कोने में कोई बालिका खड़ी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रो रही थी, सिसक रही थी। मुझे भी पता, फिर मैंने कहा ये सिसक कौन रहा है? बाहर आया, देखो, अरे तुम्हें क्या हुआ? सॉरी सर। क्या हुआ बेटा? सॉरी सर, मैंने कुछ गलत कहा। मैंने क्यों? आपने बड़ी जोर से गुस्से में उत्तर दिया। नहीं ऐसा नहीं। फिर मैंने समझाया, उस बच्ची ने मुझे सिखाया, बच्चों की पूरी बात सुनो और जोर से बोलने की अपेक्षा थोड़ा सा गैप दो अंतराल का, और फिर उसके बाद उत्तर की चर्चा करो। मेरे लिए वो आचार्य बन गई। इसलिए आचार्य की कोई परिभाषा नहीं है। प्राचीन भारत यही कहता है। अष्टावक्र की वही कहानी है कि छोटा सा बच्चा है, 8 प्रकार से विकृत है, लेकिन किस प्रकार से समझाता है। जनक की कथा सभा में जाता है, कहता है लगता है कि आत्मा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। कहते क्यों? ये तो मुझे देखकर हंस रहे हैं। वो भी तो आचार्य हो गया। छोटा सा बच्चा था, अभी कहीं पढ़ने के लिए भी नहीं गया था, आचार्य बच्चा भी हो सकता है। इसलिए भारतीय काव्य शास्त्र में बार बार कहा है, बच्चों से सीखना भी एक अनिवार्य तत्व होता है। ये प्राचीन भारत कह रहा है, वो आज का भारत भी यही कह रहा है, पूरा विश्व यही कह रहा है।
कैसे कहूं ये प्राचीन था। साथियों, 1996 में, मैं प्राय ये बात बार बार कहा करता हूं, एक आयोग की रचना की गई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को के द्वारा। उसकी रिपोर्ट आई। आयोग के अध्यक्ष थे डेलोस कमीशन के नाम से भी वो प्रचलित है। उसने एक बात कही आयोग ने, और उस आयोग के गठन का पीछे कारण था, लिखा गया है एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के लिए शिक्षा। और सन 1996 यानी 4 वर्ष के बाद 21वीं सदी प्रारंभ होने जा रही है। उसने कहा, और रिपोर्ट का नाम बड़ा मजेदार है, अभी बाद में बताऊंगा उससे। उसने कहा कि 21वीं सदी की शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा हो, शिक्षा के 4 मूलभूत स्तंभ हैं, बेसिक पिलर्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन 4 स्तंभों पर टिकी है, यूनेस्को के द्वारा निकला है, और उसमें 4 स्तंभ दिए गए। पहला स्तंभ, देखिए क्या सीक्वेंस बनाई है, लर्निंग टू नो, ज्ञान प्राप्ति हेतु शिक्षा। द फर्स्ट एम हैज बीन कंसिडर्ड एज ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान हेतु शिक्षा। ज्ञान तो आया, व्यवहार नहीं हो तो फिर कहा लर्निंग टू डू, कर्म हेतु शिक्षा। कर्म हेतु शिक्षा, कर्म के लिए शिक्षा। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, जो भी कारण रहे हो, अपने गांव से भी चले आए, संभवतः वापिस गए या नहीं। मैंने बहुत से घरों को देखा, पति पत्नी दोनों प्रोफेसर हैं, लेकिन आपस में बनती नहीं है। बच्चों ने भी बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन माता पिता के साथ बातचीत नहीं है। प्राय हर संस्थान में देखा है, शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा लेकिन संकेत ही दूंगा, अध्यापकों में आपस में बनती नहीं है, ईर्ष्या बहुत है। प्राचीन भारत ने कभी कहा था, एक अध्यापक दूसरे को अध्यापक को देखकर, आगे क्या शब्द है नहीं कहूंगा, लेकिन वो तब कहा था। आज भी यही बात सत्य दिखाई देती है। कईयों की तो नजर यही आते हैं कि उसके कमरे में कितने विद्यार्थी जाते हैं, इसके कमरे में कितने विद्यार्थी जाते हैं, मेरे पास पीएचडी के कितने विद्यार्थी हैं, उसके पास कितने विद्यार्थी हैं। यानी मिलकर रहना उनके लिए कठिन है। तो फिर तीसरा पिलर, तीसरा स्तंभ कहा लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने हेतु शिक्षा, मिलकर रहने हेतु शिक्षा। मैं इसे कई बार कहता हूं कि विवाह बाद में होते हैं, तलाक पहले हो जाते हैं। यह हालत बन चुकी है, मिलकर नहीं रहा जाता है, और दोनों इंटेलेक्चुअल हो जाएं तो बहुत कठिन है। इसलिए कहता हूं अगर घर चलाना होता है तो किसी को तो अपने आप को संयत रखना पड़ता है। लर्निंग टू लिव टुगेदर, चौथा स्तंभ, तीसरा स्तंभ है ज्ञान आया, कर्म आया, मिलना भी सीख लिया, रहने भी लगे। से डॉक्टर कर्ण सिंह का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत ही शालीन है। वे गए थे
और वो तो प्राचीन ग्रंथों के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि देखो, अगर आपको शिक्षा को बचाना है तो ये 4 सिद्धांत अनिवार्य होने चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, ये चारों सिद्धांत सभी विश्व में है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आधार के रूप में है। कैसे? पहला आया, क्या है पहला? लर्निंग टू नो, ज्ञान हेतु शिक्षा। बड़े सुंदर रूप से भारत में बार बार कहा है, न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ही वर्तते। इस दुनिया में ज्ञान को छोड़कर कुछ और भी पवित्र नहीं है। न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ही वर्तते। एक और कथन प्रसिद्ध है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 8वीं तक अगर संस्कृत पढ़ी है, ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है। यह है लर्निंग टू नो, ये वहां से आया है। इस सच्चाई में हम शिक्षा किसने प्राप्त करती? ज्ञान के लिए, और ज्ञान के रूप में कितना प्राचीन काल में कह दिया गया है। मैं कैसे कहूं यह प्राचीन भारत का प्राचीन सिद्धांत है? अरे भैया, यह तो सार्वकालिक और सार्वभौमिक सिद्धांत है। हम ये रिसर्च किसने कर दें, उस पर भी कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा सिद्धांत आया, लर्निंग टू डू। और फिर प्राचीन भारत ने कहा, ज्ञानम भारः क्रियाम विना, क्रिया के बिना, व्यवहार के बिना, प्रैक्टिस के बिना ज्ञान भार बन जाता है। मैंने दुनिया में बहुत सारे चीजें देखी, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उदाहरण देखे। चीज तो मैं जानता हूं, लेकिन व्यवहार में नहीं आ पाती है तो उसका कोई लाभ नहीं है। व्यवहार चाहिए, यही तो गीता का संदेश रहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि भैया ज्ञान बहुत होगा, कर्म में भी तुम ढले हो या नहीं ढले हो। कितना सुंदर वाक्य है।